फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको एसएससी जीडी की इस साल के आए हुए क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक जितने मुझे क्वेश्चंस मिले फ्रेंड, मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। देखो, जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है। जिनका अभी जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जो वैकेंसियाँ न्यू वैकेंसियाँ अब आएगी कुछ टाइम बाद, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उसको बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया मैंने फ्रेंड। पहले तो मैंने करवाए थे वो सारे, मैंने कोई वो क्वेश्चंस कराए थे कि जो एसएससी जीडी ने इस साल पूछे थे। हम जो अब करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यदि आप मेरी पेपर क्लास को कंटिन्यू फ्रेंड अटेंड करते हो तो मैं आपको 100% श्योर बोलती हूँ कि आपका इस साल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता हुआ। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूँगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000, ठीक है, यदि वह यहाँ जनसंख्या 2:1/2 वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वह रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। इसको पहले आप करोगे तो CISI के मेथड से करना, क्योंकि फ्रेंड आजकल एडवांस मैथ का है। एडवांस मैथ को जितना आप समझोगे, जितनी जल्दी करोगे, उतना आपका टाइम बचेगा फ्रेंड, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ, मैं इसको अमाउंट वो मान लेती हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। P मैंने मान लिया कितना, 64,000 है, ठीक है। दर कितनी दे रखी मुझे, R मुझे कितनी दे रखी है, 2:1/2%, मतलब 2×2=4, 5/2%, ठीक है। 3 वर्ष बाद N कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। क्या निकालना है, वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला रख देना, P × 1 + R/100⁴ लगा देना है बस। जब भी आपसे आपने देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा कि इतना धनराशि हमें इतनी दे रखी है तो उसकी दर इतनी है वार्षिक, तो 3 साल बाद उसकी वार्षिक दर कितनी हो उसका कितना हमें राशि उसकी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना फ्रेंड, CISI का। ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, ठीक है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने में इतने व्यक्तियों की संख्या है, जनसंख्या इतनी वार्षिक की दर से बढ़ती है, ठीक है, और 3 साल बाद इसकी कितनी व्यक्ति की संख्या होगी, तो आप हमेशा इस वाले मेथड से ही करना। लॉन्ग मेथड से करोगे तो फ्रेंड बहुत लंबा टाइम समय निकलेगा, ठीक है। P कितना है, 64,000। 1R कितना है, 5/2/100⁴, ठीक है फ्रेंड। 64,000 1 प्लस, देखो ये 100 है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 5/200⁴, ठीक है। तो 6400, ठीक है, 200 × 200, 200 और 5, 205/200⁴, यही हुआ फ्रेंड, ठीक है। अब देखो जो कटता है काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। ये कट जाएगा किससे, 5 चौके 20, 5 × 5, 5 चौके 20, इतना आ गया 40/3, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं तो कितना हुआ, 64,000 × 41/40, 3 बार है ना, क्योंकि 41/40, 41/40, ओके फ्रेंड। 40, 3 0 से ये 3 0 कट गई ना। अब देखो 4 4 4 4 4, ठीक, 4 से काटूंगी, 4 × 4, 4 8 24, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। 4 × 4, 4 8 32, 4 6 24 होते हैं। 4 × 4, 4 से कट जाएगा 16 बार, तो 41 × 41 × 41, ठीक है फ्रेंड। जो इतना समझे तो 41 का क्यूब जो होता है, ठीक है, कर देते हो यहाँ पे 41 का 1 4 16, नहीं सॉरी 4 16, 1 8 16, 41 से गुना करूँगी, 1 8 6 1 4 32, 16 चौके 16 64 65, 6 1 9
एक एक है, 2 8 चौको 12, 12 और एक 8 एक 9, 6 एक 7 एक 8, 8 और एक 6, मतलब 6,68,981 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। ठीक है, जिस क्वेश्चन को जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतने व्यक्तियों की इतनी संख्या है और इतनी वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट SCI SI वाले क्वेश्चन में कब करते हो ना, वही फॉर्मूला लगा देना है और आपने वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी फ्रेंड बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो? जब भी फ्रेंड मैंने आपको एक चीज़ हमेशा समझाई थी कि जब भी 2% की बात की जाए कहीं पे, वहाँ पे आपने बिना सोचे समझे सक्सीड वाला मेथड लगा देना है। सक्सीड मेथड क्या होता है? x प्लस वाई प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, जब भी बढ़ाने की बात होती है तो वैल्यू प्लस में होती है, यदि घटाने की बात होती है, छूट की बात होती है तो हमेशा माइनस होती है, क्योंकि यहाँ पे 40% बढ़ाने की बात कर रही है। जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी, क्योंकि बढ़ाने की बात कर रही है तो संख्या प्लस में आएगी और उसकी चौड़ाई में घटा दे, घटाने का मतलब माइनस में आएगी। तो यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ प्लस लिख के आते हैं, क्योंकि यहाँ घटाने की बात की गई है, तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा 30। ठीक है, अब देखो 30 गुना 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और ये 30 क्या है? माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा 100। 2 से ये 0 कट गया, 10 माइनस का 12 माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो मतलब क्या होगा? 2% की कमी होगी, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का आ रहा है फ्रेंड। 2% होगा, माइनस का 2% की कमी होगी। यदि प्लस में होता तो वृद्धि होती, माइनस में है तो कमी होगी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? यदि छूट के साथ बिक्री 3.1/2% से घटाकर 3.1/3% कर दी जाए तो ₹12,102 में खरीदी पर कितना अंतर आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि इस बार क्वालिफाई करना ज़रूरी है पेपर में। तो पेपर इसी टाइप के ही बनेंगे, बहुत रियल केस कुछ क्वेश्चन जो ईजी आएंगे, लेकिन उम्मीद कम ही रखना कि पेपर ईजी आएगा। SSC MTS का स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स का तो खासकर, क्योंकि क्वालिफाई करने हैं। SSC CGL और से पूछो कि जिसमें ट्रायल रूम में कंप्यूटर क्वालिफाई करना था, पसीने छूट गए थे बच्चों के, नेगेटिव मार्किंग हुई थी। ठीक है फ्रेंड, देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है? इतने 3 से 2 से घटाकर इतने की कर दी गई है। सीधी सी बात है, ये इसमें से प्रतिशत से घटा के कितनी कर दी? 3 से 1/3 कर दी गई। तो टोटल कितनी कर दी है उसने? 6। देखो 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस का 9 10/3। ठीक है, प्रतिशत सॉरी 7 में चलेगा, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 7 दूनी 7 या 21 माइनस का 2 20%, मतलब 1/6% का छूट दी है उसने। मतलब बिक्री में कितनी टोटल कितनी छूट दी है? दोनों मिला के उसने 1/6% की छूट दी है। ठीक है मैम, तो इतने रुपए में कितनी का अंतर आएगा? कुछ नहीं करना है आपने, बस इस 1 से ही 12 से ही 12,000 1/2 का अपने 1/6% निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो उसने बोला कि 12,102 की खरीद पर कितना अंतर आएगा। अंतर आएगा तो घटा मत देना, इसका 1/6% निकाल देना, पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 पूरा के दशमलव लगे, 0 बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। ओहो सॉरी, प्रतिशत भी तो है, प्रतिशत हटाऊंगी तो 100 भी तो आएगा, 7% भी चल रहा है ना इसका,
ये बोले 6 तो प्रतिशत हटाइए, बोले 100 क्या, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, जीरो लगाई, 10 बचेगा। 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। नीचे 100 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 20.17 आएगा, रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि इतनी छूट के साथ बिक्री पे इतने से घटाकर इतना कर दी जाएगी, तो इतने रुपए में खरीदी गई कीमत में कितना अंतर आएगा, दोनों को घटा देना, उसका अंतर पता लग जाएगा। जो अंतर आएगा उसका इतने का निकाल देना, बस प्रतिशत हटा के 100 लगा देना, वैल्यू आपकी आ जाएगी फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भरते अपने। ये भी फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो क्वेश्चन से। जो होता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनमें से एक क्वेश्चन कह सकते हो उसको। क्या बोल रहा है फ्रेंड वो, संतरों को 25 के 10 की दर से खरीद कर, बच्चा 25 रुपये के संतरे को के 10 की दर से खरीद कर 25 के 9 की दर से बेचा गया है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। उसने क्या बोला है, उसने बोला कि जो 10 संतरे हैं वो 25 रुपये के हैं, यही तो बोला उसने। संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से, मतलब ये है कि 10 संतरे 25 रुपये के मिलेंगे। तो मुझे बताइए तो एक संतरा कितने का मिलेगा, 25/10 मिलेगा, ठीक है। मैं पॉइंट में नहीं लिख रही हूँ, क्यों नहीं लिख रही हूँ आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। अब उसने यही सेकंड में क्या बोला, 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, और वो क्या कर रहा है, 9 संतरे बेच रहा है 25 रुपये की दर से, ठीक है। तो एक संतरा कितने बेचेगा, 25/9 का बेचेगा, ठीक है। ये तो मेरे को जो निकला, ये जो मिलेगा मुझे, ये मेरा क्रय मूल्य होगा जो कि मैंने खरीदी हैं, और जो मैंने बेचे हैं ये मेरा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। आपको हमेशा पता है कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो सबसे पहले मुझे अपना लाभ चाहिए, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ हमेशा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 25/9 माइनस का 25/10, एलसीएम लूँगी 90 आएगा, 10 बार कटेगा 250 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 बार कटेगा, 25 में 225 होता है। सॉल्व करेंगे 25/90 आ गया। किसी से नहीं कट रहा है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी, ठीक है फ्रेंड। आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक से ईजिली हो जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एक पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, लाभ प्रतिशत। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे फ्रेंड, ठीक है। तो कितना होगा, लाभ कितना है 25/90, क्रय मूल्य कितना निकालना मैंने 25/10 गुना 100। आपको हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। भिन्न है, पलटेंगे तो 25 गुना ये 10 ऊपर जाएगा और ये 25 इसके साथ आएगा, 90 गुना 25 गुना 100। 25 से 25 कटेगा, 9 बार कटेगा, 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। यदि आपने मेरा भिन्न वाला चैप्टर समझा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया है कि किसको कैसे लिखा जाता है। यदि आपको फिर भी समझना हो तो कैसे लिखते हैं इसको, 9 को 100 से भाग दोगे, 9 एकम 9, 10 9 एकम 9, जितनी बार भाग जाता है वो सही में आएगा, जितना शेषफल बचता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो नीचे आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 10 का इतना है तो 1 का निकाल लेना, 1 का निकालोगे पहला हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, विक्रय मूल्य दोनों को हटा दोगे, लाभ मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100।
सीधा आंसर आपको ये 2 सेकंड से कम समय में भी निकल जाएगा फ्रेंड। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट लिखा है जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। वैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे बिल्कुल बेसिक से भी मैंने वीडियो बना रखी है। आई थिंक वो मेरी एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में भी होगा और शायद एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट में होगा या नहीं होगा, श्योर नहीं कह सकती फ्रेंड मैं, लेकिन एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में पक्का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, P गुना R गुना T बटा 100, बस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपको हमेशा जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को 100 लेके मानते हो ना, यहाँ पे 100 मत लेना, क्योंकि मुझे इसने बोला है कि मूलधन का इतना होगा, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को कोई वेरिएबल मान लेना, एक्स मान लेना, वाई मान लेना, जो आप मान सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5 की दर से साधारण ब्याज का मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मतलब जो साधारण ब्याज है एसआई वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा, यही होगा फ्रेंड। इस चीज़ का, इस पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि हम जब भी इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 100 लेके मानते हैं। यदि हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा होता तो हम ये चीज़ नहीं मानते। ठीक है, तो पहले ही बोला हुआ कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो मूलधन कितना होता है, जो पी होता है वो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पी कितना मैंने माना, पी यहाँ पे कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, या आप 100 भी लेके चल सकते हो, यदि आपको 100 ठीक लगता है तो आप 100 भी मान सकते हो, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही क्योंकि इसने बोला कि इतना हो जाएगा, तो मैंने एक्स लिया यहाँ पे वेरिएबल। आप 100 लेके भी चल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स से एक्स तो कट जाएगा, 100 भी लोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। इसने कितने समय में पूछा है, तो इसने समय पूछा मतलब टाइम पूछा है। आर कितना है, 8 वर्ष है। टी हमसे पूछा गया है बटा 100, एक्स से एस करिए। आप यहाँ पे 100 लेके भी चल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है फ्रेंड। ठीक है, 2 चौके 8, 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20, एक यहाँ पे सब कट गया, तो टी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप फ्रेंड यहाँ पे मैक्सिमम 100 लेके चलते थे, आप 100 भी मान लेते हो यहाँ पे, तो कितना होगा, 2/5 गुना 100 लोगे, 100 गुना 8 गुना टी बटा 100, 100 से 100 ये फिर भी कटना था। 5 से कितनी बार करेगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, फिर भी आंसर 5 ही आना था। वो तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या लेके चलना है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, कि 8 वर्ष, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 8% की दर, मतलब कितना भी प्रतिशत कुछ भी दे रखो यहाँ पे, साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि समय की दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, चुगनी हो जाएगी, कितनी भी हो जाएगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फ्रेंड एक फॉर्मूला होता है समय का। ठीक है, इसका होता है n-1 इंटू 100 बटा r। ठीक है, r यहाँ पे दर है, n यहाँ पे जो समय जो दे रखा है, दुगना दे रखा है। ठीक है, वैल्यू दुगना हो जाता है तो वर्ग कितना है, n यहाँ पे 2 है, 2 - 1 गुना 100 बटा r कितना 8 है। ठीक है, 100 बटा 8 का मतलब होता है 12 सही 1/2 माह। ये मुझे माह मिल गया। 12.5 माह का मतलब क्या होता है, 12 वर्ष 6 माह होगा। कैसे, ये जो ये दे रखा होगा
सही में जो वैल्यू होती है वो वर्ष होगी। आधा माह क्या होता है, एक वर्ष बराबर होते हैं 12 माह होते हैं। तो आधा मतलब हो गया 6 महीना, किसके होगा, 6 महीने का होगा। 1/2 वर्ष कितने का होगा, आधा जो वर्ष होगा वो 6 महीने के बराबर होगा। तो यहाँ पे 6 माह लिखा है मैंने। जो सही में होगा वो वर्ष होगा। आधा माह वो मत होता है कि वो दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो वो यदि आप 15 सोचोगे तो वो दिन होंगे, माह नहीं होंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, आधा माह की बात की जाएगी तो वो 6 माह गिने जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 माह लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, दे रखा कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्रों में पहियों का तय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या, इसकी परिधि निकालनी होगी हमें। ठीक है, आपको पता है कि पहिया होता है, गोल होता है, सर्कल होता है, पहिया गोल होता है। तो गोले की परिधि कितनी होती है, आपको पता है 2πr होती है। ठीक है, 2πr होती है। ठीक है, अब आपको पता है ये व्यास है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, बटा 2 ठीक है, 2 6 12 ठीक है, 2 6 12 और फिर कितना है, 2 6 12 2 3 6, तो 0.63 होगी। ठीक है, ओके, इतना आपको उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। तो मैं इसको यहाँ से परिधि निकालती हूँ। तो यहाँ पे 2 × 22/60 × 6.3, यदि मैं पॉइंट हटा के 0 यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, 7 × 63, 2 × 10, तो 9 दूनी 18, हाथ देगा 1, 9 18 1 19/5। ठीक है, अब मैं इसको काटती हूँ। 5 दिया 15, 4 आएगा 48, 5 नहीं 45 का 3 दशमलव लगी 0, 5 6 30, तो 39.3, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे 2 0 बढ़ेगी ना तो 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे 3.96 मीटर होगा। मैं वही तो सोची, मुझे कहीं गलत सा लग रहा है। यहाँ पे तो 2 0 पर तो 100 आना था यहाँ पे, तो मैंने गलती से यहाँ पे तो मैंने 10 ही लिखा, क्योंकि संख्या 2 के बाद है। परिधि निकाल दी। अब तो फिर आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, 500 चक्कर में पहियों की क्या होगी। तो 500 चक्कर में आपने क्या करना है, 500 की गुना इसकी जो परिधि आई है उससे आपने गुना कर देना है। ठीक है, 5 से मैं गुना करती हूँ। ठीक है, देखो दशमलव हटाऊंगी, 2 0 बढ़ेगी, 2 0 अपना आप ही करेगी, तो मुझे 5 से गुनी करनी है। तो 5 छक्के 30 का 3 हाथ लगा, 45 और 3 48 का 4 हाथ लगा, 5 या 15 15 और 4 19, तो 1980 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में हो गया होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, व्यास दे रखो तो पहले हमेशा परिधि, जो परिधि होती है वो व्यास की हमेशा आधी होती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे 500 मीटर चक्कर का यदि नहीं पूछता है 500 मीटर, तो आपका आंसर यहीं ख़त्म था। लेकिन आपसे पूछा गया है तो आपने उससे गुना भी करनी होगी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मैंने हमेशा बताया कि 3D वाले क्वेश्चन होता है, जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं या मैक्सकुलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा आपको पता है, समषष्टभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, समषष्टभुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 5a² इंटू √3/4, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, रुको, समषष्टभुज है कि समपंचभुज है, एक सेकेंड रुको। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़े
6 ओहो 5 का लिख दिया मैंने, 6 का पूछा गया ना, 6 है यहाँ पे। यदि पंच षष्ठभुज होता तो 5 होता, क्योंकि इसमें सम षष्ठभुज होता है, षष्ठ मतलब 6, तो क्योंकि ये षष्ठभुज बोले तो 6 आएगा। यदि पंच षष्ठभुज पूछता तो यहाँ पे 5 आता। ठीक है, तो भुजा हमें कितनी देर की, तो 6 इंटू भुजा कितनी है, 2√3 का स्क्वायर गुना √3/4। 6 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, ये अंडर रूट में है तो ये 3 होगा, √3/4। 4 से 4 करिए, 6 3 18 और √3 ऐसे रहेगा, तो 18 √3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रेंड, किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी के आधार तथा उसी की ऊंचाई का शंकु का आयतन कितना होगा। इसका मतलब कहने का क्या है, जो बेलन है, ये जो बेलन है, ये बेलन, ठीक है, और उसका दूसरा क्या उसने बोला, शंकु। ठीक है, बेलन है और ये शंकु है। ठीक है, उसने बोला है कि जो इसकी जो लंबाई और जो ऊंचाई होगी और जो इसकी जो आयतन इतना है, उसके आधार तथा उसी ऊंचाई का शंकु का आयतन, मतलब जो इसकी ऊंचाई होगी और जो इसका आधार होगा वो ही शंकु का होगा, आधार ऊंचाई। लेकिन फ्रेंड हमें तो ये नहीं पता है कि बेलन का आयतन, हमें सिर्फ बेलन का आयतन दे रखा। आपको पता है कि बेलन का आयतन होता है πr², h बराबर होता है 120 दे रखा हमें, ये होता है बेलन का आयतन होता है πr²h। और आपको पता है शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h। अब देखो ये πr² की वैल्यू हमें कितनी रखी, 120 रखी, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि उसी आधार की और उसी की ऊंचाई का शंकु का आयतन, तो आपने इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो 103 गुना 120, 3 चौके 12। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि आंखों में देख के क्वेश्चन आपको हो जाता है। तो 40 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड देखने में आपको अटपटे जरूर लगेंगे पढ़ने में, लेकिन बहुत इजी होते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर पढ़ो, आराम से पढ़ो थोड़ा, क्योंकि SSC MTS में आपके पास काफ़ी टाइम है, खासकर फर्स्ट पोर्शन में तो खासकर। ठीक है, और जो और कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उस पर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसा कोई रूल्स दे नहीं रखा था SSC ने। ठीक है, लेकिन SSC MTS के पास काफ़ी टाइम होता है, मैथ्स और रीजनिंग के पास काफ़ी टाइम होगा। ठीक है, 1 घंटे का पेपर है, सेकेंड 1 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। आपको पता है घन का मतलब जिसकी पावर 3 होती है वो घन कहलाता है, या अंडर रूट ऐसे होता है, तो ये 3 में होता है, तो ये जिसकी पावर 3 होती है वो घन कहलाता है। ठीक है, ओके, इतना आपको चीज़ समझना चाहिए। आपको इस टाइप क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आपको जो वैल्यू दे रखी ना उसके आप हमेशा गुणनखंड निकाल दीजिए, गुणनखंड विधि से, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यही होगा। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका मतलब क्या है, जो 3 की पावर 3 है ये तो पूर्ण घन बन गया, लेकिन 2 पूर्ण घन कम बनेगा। जब मैं 2 गुना 2 करूँगी तब जाके ये पूर्ण घन बनेगा, मतलब 2 की घात 2 की मैं गुना करूँगी 2 में, तब जाके वो पूर्ण घन बनेगा। इसका मतलब 2 गुना 2 मतलब 4, 4 की गुना की जाएगी तब वो मेरा पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा कि इसका किस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे कीजिए। यदि आपसे पूछता पूर्ण घन नहीं पूछता तो पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो वर्ग होता है a की पावर 2 में, तब आपको यहाँ पे 2 की गुना होती और यहाँ पे 3 में a की गुना होती, क्योंकि 3 की पावर 2 यहाँ पे होती है, यहाँ पे 3 की कमी होती है, यहाँ पे 2, तब 6 आता है राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, किसी संख्या में 117 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। उसके बाद किसी भी संख्या को, मतलब किसी भी कोई भी संख्या होगी जिसको भाग देने पर शेषफल 42 बचता है। ठीक है,
तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब उसी संख्या मतलब 117 की बात कर रहा है, तो 117 को 13 से भाग दीजिए आप। ठीक है, तो 13 को मैं भाग दूंगी 117 से, तो कितनी बार जाएगा, भाग करके देखते हैं 117 से। ये 9 बार करूँ, 9 से 27 का 2, 9 11, 117 बार, ये 9 बार पूरा पूरा चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देख सकते हो यदि मैं इस 117 को मैं 13 से भाग दे रही हूँ तो मुझे जो शेषफल कुछ नहीं बच रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन 9 बार जाने पर शेषफल नहीं आ रहा है, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी जो उसे काटने पर पूरा पूरा कट रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको मुझे क्या शेषफल ज्ञात करना है, तो आपने क्या, तो पहले कोई संख्या का जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 42। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है क्या है, जिसको 13 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, आधे बच्चे तो मुझे पता है यही करेंगे कि 13 को 17 से भाग देंगे और आंसर आपका कुछ नहीं आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे आप 9 लिख के आ जाएंगे और या उसके बाद कहेंगे ये इसमें से कोई भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ मत करके आना गलत है। क्यों गलत है, अब मैं आपको समझाती हूँ। उसने बोला है कि किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेषफल 42 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, क्योंकि देखो मैं इसको इस संख्या से भाग दूंगी तो मुझे पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, जो पहली वाली संख्या का शेषफल है 42, उसको आपने जो संख्या से भाग देने पर तो आपने 13 से उसको भाग दे देना। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 होगा। शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरा। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस संख्या से आधे बच्चे फिर बहुत कंफ्यूज क्रिएट हो जाते हैं, फ्रेंड बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं इस संख्या से भाग गई, मुझे शेषफल तो कुछ मिल नहीं रहा, जब पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो शेषफल तो कुछ बच नहीं रहा, तो मैं 0 को लिख के आऊँगी। तो आपने क्या करना है, इस कंडीशन में जो शेषफल जितना बच रहा है और जिस संख्या से भाग देना उस संख्या को भाग दे दीजिए और जो आपका शेषफल आएगा वहाँ पे आप उसको लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको इतना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। वह संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होती है सिर्फ अपने अलावा। ठीक है, तो 11 प्रथम 11 क्या होगी, 2 औसत पूछा है इसने। ठीक है, औसत पहले वो बताते क्या होगी, 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 11 13 15 भी नहीं होगी, 17 19 23 29 और 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती वो अभाज्य संख्या कहलाती है। औसत पूछा है तो आपने क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ देना पूरा, 3 5 7 11 13 19 23 29 और 31 बटा टोटल कितने नंबर है ये 11, जितना उसने पूछा है बटा 11। सोल्व करेंगे, 5 10 17 17 18 21 30 33 34 और 34 और 9 34 और 9 कुछ गलत हो गया, 10 10 और 3 13 13 और 22 22 25 26 26 और 28 28 31 31 और 36 और 0 हर जगह 1। ठीक है, और ये बचेगा 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 2 10 16 160 बटा 11 आएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो 11 से भाग दूंगी तो 11 एकम 11 बचेगा 5, 11 चौके 44 और शेषफल बचेगा 6
10/11, 14 सही 6/11। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 8 से प्रथम 19 गुणाजों का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड? यदि आपसे पूछे जाए कि 8 से लेके प्रथम 19 गुणाजों का योग कैसे सोल्व करोगे आप? कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जितना प्रथम संख्या पूछी है वो 8 गुना n माइनस का n+1, n प्लस कितने गुना से कितने 19 से रखे, तो 19 + 1/2 ये इसका फॉर्मूला होता है कि जितने से पूछा है वो गुना n+1, 19 गुना +1/2 होता है। तो 8 गुना 20/2, 2 धाम 20, 10 दूना 80। ऑप्शन नंबर बी है। देखने में इजी होता है, आपको आएगा समझ में, ठीक है, लेकिन देख के ही आंसर आना चाहिए इसका। तो आपको उम्मीद है समझ में आपको है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने आप। ठीक है मैम, ये क्वेश्चन देखा a/3 = b/4/c/7। a + b + c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएंगे? ठीक है फ्रेंड, आप इसकी वैल्यू x मानोगे, ऐसे करोगे। इसकी साफ ट्रिक है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू यहाँ 4 है, c की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। =1 मान के चल लो, =1 मान लो, वैल्यू निकालोगे तो सीधा यही निकलेगी। तो एक जैसे a/3 है, b/4 है, c/7 है, उसको आपने 1 मान लेना है। यदि ये इसके बराबर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी किए जाते हैं। तो 3 + 4 + 7/7, 7 3 10, 14/7, 7 दूनी 14, 2 आ गया। बताओ, देख के ही आंसर निकलना आना चाहिए इसका, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे =x मानोगे या = कुछ लोगे और गुना करोगे, फिर सोल्व करोगे, इतना नहीं, सीधा वैल्यू रखो। ये a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है, ख़त्म बात। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है, श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, तो उसके अर्जन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके मतलब दोनों के, सीधी सी बात है फ्रेंड। एक चीज़ आप समझिए, 8 दिन में यदि 125 कमा रहा है तो एक दिन में कितना कमाएगा? 125/8 कमाएगा राम। इसी प्रकार श्याम जो है 10 दिन में 140 है, तो एक दिन में कितना होगा? 140/10 होगा। दोनों का अनुपात पूछा गया, 125/8/140/10। 125 ये 10 ऊपर जाएगा और ये 140 इसके साथ आएगा। 8 गुना 140, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये इससे कटेगा, किसी से तो है नहीं। तो 125/8 को 32 का 3, 8 × 8 = 11, 125/111, 112। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिए ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? 75 का 4/5 भाग और 112 का 5/7 भाग का एक दूसरे से कितना प्रतिशत कम है? क्या करेंगे? पहले का मतलब हमेशा गुना होता है, तो 70 गुना 4/5, दूसरा क्या है 112/5/7। सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 6 3 है, 5 छक्के 30, 7 एकम 7, 7 4 7 छक्के 6 6 सत्ते 6 छक्के 42। ठीक है, 16 चौके 32, 16 चौके 32 होते हैं, 16 32 होते हैं, 16 चौके 64 होते हैं, 6 चौके 24 का 6 6 4 एकम 4 4 और 6, कुछ गलत कर रही हूँ क्या मैं? ठीक है फ्रेंड, 64 होता है। ठीक है, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 होता है। ओके, ठीक है फ्रेंड, पहले मैंने क्या करा, इसका परसेंट निकाल दिया। 5 से 16 वर्ग, 16 चौके 32, 16 चौके 64, 16। ठीक है, 112 से 7 16 वर्ग, 16 पंजे 80। अब उसने पूछा इतने प्रतिशत का कितना कम है, एक दूसरे कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मैं 80 में से 64 घटाऊंगी तो कितना बचेगा? 10 में से 6 होगा, यहाँ 7 में से 1 गया, 16% इसका राइट आंसर होगा। कहीं पे गलती हुई है फ्रेंड, एक सेकंड। कैसे सोल्व करेंगे अब बताती हूँ। तो क्या 70 का हमने 4/5 निकालेंगे और 112 का
5/7 पार्ट निकालेंगे। तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 4 बचेगा, 7 छक्के 42, ठीक है। 14 चौके 4 चौके 16 हंसलेगा 1, 4 एकम 4, 1 5 और कितने 16 पंजे 80 होता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक दूसरे कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 80 में से 56 में घटाऊंगी तो कितना मेरे को बचेगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 7, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना 7, ठीक है। 7 में से 5 गए तो 24 आएगा, 24% इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आज का सेक्शन फ्रेंड मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने कल भी 15 क्वेश्चंस में किए थे और आज भी 15 क्वेश्चंस में, पेपर तो 20 ही आएंगे। क्योंकि फ्रेंड मेरा मानना है कि कम करो लेकिन इतना करो कि जितना आपको समझ में आए। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको अब थोड़ा लेवल हाई करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो पेपर जो बनेगा क्वालिफाई जो है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग टफ आने वाली है, ठीक है। देखो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हो उसमें से कोई भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ज़रूर नहीं कि स्पेशली मैंने एसएससी एमटीएस के लिए बनाई है या किसी उसके लिए बनाई है, क्योंकि सब्जेक्ट का फ्रेंड पैटर्न सेम ही रहना है। सारे चैप्टरों में यही सी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं। तो फ्रेंड आप कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी करो, जैसे जीडी तैयारी, ऐसे सीजीएल की किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यदि आपको मेरा आज का सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।